हेलो दोस्तों, मैं प्रभाकर आप सभी का स्वागत करता हूं आरआरबी जंक्शन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आज से हम शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर सीरीज विद एमसीक्यू। दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज विद एमसीक्यू का ये मेरा पहला क्लास है। इस यूट्यूब चैनल पे हम तैयारी करते हैं रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी एएलपी टेक्नीशियन, बीएसएससी, एसएससी, जेएसएससी, यूपीपीसीएस, आरओ और एआरओ एग्जाम की, और साथ साथ सभी वनडे एग्जाम की, वनडे उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जिसमें करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आज के समय में आप जानते ही हैं कि करंट अफेयर्स का कोई भी एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है, जहाँ पे 10 से 15 प्रश्न निश्चित रूप से करंट अफेयर्स से आ जाते हैं। तो आप मेरे इस करंट अफेयर्स विथ एमसीक्यू सीरीज में बने रहें। अगर आप इसमें इसमें लगातार बने रहते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए। करंट अफेयर्स सीरीज विथ एमसीक्यू में पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने का निर्णय लिया है? यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कौन सा स्टेट है अपने स्कूल के सिलेबस में ऐड करने का निर्णय लिया है? ये ऑप्शन है बिहार, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और केरला। तो इसमें केरला एक ऐसा स्टेट है जो कि अपने स्कूल के सिलेबस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने का निर्णय लिया है। यह कक्षा 7 के छात्रों के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम के भीतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने के लिए एक मॉड्यूल शुरू करने की योजना है। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा केरला के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं। केरला भारत के पश्चिमी घाट पे स्थित एक राज्य है जो कि अरब सागर से लगता है, अरब सागर से। केरला में स्थित नेशनल पार्क जो है वो है इराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, मथिकेतन 16, पंपादम 16, अन्नामुदी 16, यानी कि जितने भी 16 हैं सभी चले जाते हैं केरला में। उसके बाद इराविकुलम नेशनल पार्क केरला में है, पेरियार नेशनल पार्क केरला में है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में है, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है, पराम्बिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है, नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे डब्ल्यूएचओ के द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 2024 का स्वास्थ्य संवर्धन के लिए, यानी कि हेल्थ प्रमोशन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस है एम्स गुवाहाटी, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल टीएमएच मुंबई, नीमहंस बेंगलुरु, एम्स दिल्ली। इसका सही जवाब है नीमहंस बेंगलुरु। दोस्तों, नीमहंस बेंगलुरु नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस का एक इंस्टीट्यूट है जिसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हेल्थ प्रमोशन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नीमहंस के जो निदेशक हैं वो है प्रतिमा मूर्ति। अगला प्रश्न है, अदानी पोर्ट्स ने किस देश के दार एस सलाम पोर्ट के पर टर्मिनल संचालन हेतु 30 वर्षीय समझौता किया है? इनमें से कौन सा देश है जहां पे ये दार एस सलाम पोर्ट स्थित है और उसके टर्मिनल संचालन के हेतु के लिए अदानी पोर्ट्स ने ये समझौता किया है? यह स्वाजीलैंड, तंजानिया, लिसोथो और नामीबिया। इसका सही जवाब है तंजानिया। तंजानिया में ये दार एस सलाम पोर्ट है जिस पे टर्मिनल संचालन के लिए 30 वर्ष के लिए एग्रीमेंट अदानी पोर्ट्स के द्वारा किया गया है। अब जानते हैं कि अभी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स एक रिपोर्ट आया है जिसमें अदानी जो है वो 14वें नंबर पे, गौतम अडानी 14वें नंबर के अमीर आदमी हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी छात्र ने स्पेलिंग बी का खिताब जीता है? स्पेलिंग बी हर वर्ष यूएसए में आयोजित किया जाने वाला एक बच्चों के लिए प्रतियोगिता है। इसमें कौन से भारतीय अमेरिकी छात्र ने इसे जीता है? बृहद सोमा, फैजान रजा, अमृता गिडविल और दीपांकर चौधरी। इसका सही जवाब है बृहद सोमा। बृहद सोमा ने स्पेलिंग बी का खिताब इस बार जीता है। अगला प्रश्न है कि किसने विप्रो 3D के साथ मिलकर के, कौन सी कंपनी है, कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो कि विप्रो 3D के साथ मिलकर के 3D मुद्रित रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? यह इसरो, डीआरडीओ, नासा और जैक्सा। इसका सही जवाब है इसरो। इसरो ने विप्रो 3D के साथ मिलकर के एक पीएसएलवी के फेज स्टेज 4 के लिए एक रॉकेट इंजन, 3D रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। पीएसएलवी के बारे में हम थोड़ा सा जान लें कि पीएसएलवी ये 3 स्टेज का होता है जिसमें
पहला स्टेज में इंजन जो लगा हुआ है, रॉकेट इंजन लगा हुआ, रॉकेट मोटर लगा हुआ, S39 सॉलिड रॉकेट मोटर लगा हुआ है। इसमें जो फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है ये सॉलिड होता है और HTPB फ्यूल होता है। दूसरा स्टेज में विकास इंजन लगा हुआ है और इसका जो फ्यूल होता है वो लिक्विड होता है। और तीसरा में HTPB सॉलिड होता है। इसका जो पेलोड कैपेसिटी है, अगर आप GTO में किसी चीज़ को भेजते हैं यानी कि जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में, तो ये 1485 किलोग्राम तक पेलोड ले जा सकता है। अगर आप इसे SSPO में भेजते हैं यानी कि सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में भेजते हैं, तो ये 1750 किलोग्राम तक का पेलोड लेकर के जा सकता है। ये एक ऐसा PSLV एक प्रक्षेपण यान है जिससे एक बार में कई उपग्रह को एक साथ उसके कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है, स्थापित किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्रिकेटर ब्रायडन कार्स पर 3 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है। ये किस देश के हैं? ये जो क्रिकेटर हैं वो फास्ट बॉलर हैं और ये फास्ट बॉलर हैं इंग्लैंड के ये फास्ट बॉलर हैं क्रिकेटर ब्रायडन कार्स, जिस पे 3 महीने का प्रतिबंध सट्टेबाजी के कारण लगाया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एक ही मौसम में 2 बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोत्से पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। यानी कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ गए और विश्व की चौथी जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट लोत्से उस पे भी चढ़ गए। ये चढ़ने वाले हैं सत्यदीप गुप्ता एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि माउंट एवरेस्ट और विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोत्से पे भी चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति बन गए हैं एक ही मौसम में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक ही मौसम में 2 बार चढ़ने वाले ये व्यक्ति बन गए हैं। माउंट एवरेस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित हिमालय पर्वत श्रृंखला की विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है और 19वीं शताब्दी में इस पर्वत का नाम भारत के पूर्व महासर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रखा गया। इसे नेपाल में सागरमाथा कहते हैं और तिब्बत में चोमलुंगमो के नाम से जानते हैं, चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। लोत्से पर्वत नेपाल और चीन की तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र सीमा पर स्थित है जिसकी ऊंचाई 8516 मीटर है। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में हम देख लिए। माउंट एवरेस्ट नेपाल की सबसे ऊंची विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं, तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। माउंट लोत्से तिब्बत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 8516 मीटर है। इस दोनों पे एक ही मौसम में 2 बार चढ़ने वाले व्यक्ति बन गए हैं सत्यदीप गुप्ता। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रगति 2024 का संबंध किस चीज से है? प्रगति 2024 का संबंध किससे है? आयुर्वेदा, निर्यात, विज्ञान और कृषि। ये संबंध इनका है आयुर्वेदा से। इसके बारे में देखते हैं। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने एक पहल प्रगति 2024 की शुरुआत की है। CCRAS सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड आयुर्वेदिक साइंसेज, इसने ये प्रगति 2024 की शुरुआत की है। ठीक है, इसका उद्देश्य है आयुर्वेद की भविष्य की योजना को बनाना, आयुर्वेद द्वारा दवा उद्योग और CCRAS के बीच सहयोग को बढ़ाना। अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस 2 जून को मनाया जाता है। इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन को हम देख लेते हैं कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग को अलग करके 29वां राज्य तेलंगाना बनाया गया। आंध्र राज्य अधिनियम 1953 ने मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके भारत के पहले भाषाई आधार पर इस राज्य का गठन किया गया जिसे आंध्र प्रदेश के रूप में जाना जाता है। पुनः दोबारा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 लाया गया जिससे आंध्र प्रदेश को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। उत्तर पश्चिम भाग जो था उसको अलग करके तेलंगाना राज्य बना दिया गया। अगला प्रश्न है, इससे पहले हम इसे देख लेते हैं एक बार कि तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ और इसमें आंध्र प्रदेश राज्य का अधिनियम 1953 से जो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, तो भारत का पहला भाषाई आधार पे गठन होने वाला ये पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। किस अधिनियम के तहत बना है? आंध्र राज्य अधिनियम 1953 के तहत बना है।
अगला प्रश्न हम देखते हैं, यूरेशियन विम्ब्रेल क्या है? यूरेशियन विम्ब्रेल ज्वालामुखी है, वनस्पति है, या फिर कोई जलचर पक्षी है, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है यूरेशियन विम्ब्रेल एक प्रकार का जलचर पक्षी है, ये एक प्रवासी पक्षी है, ये सबसे लंबी दूरी तय करने वाला प्रवासी पक्षी है। हाल ही में इसे छत्तीसगढ़ में एक कैमरे में कैद किया गया है। कॉमन विम्ब्रेल कहते हैं या यूरेशियन विम्ब्रेल इसे कहते हैं, इसे छत्तीसगढ़ में कैमरे में कैद किया गया है। सबसे लंबी दूरी का प्रवासी ये पक्षी है, जो कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और यूरोप, इन सभी महाद्वीपों पर ये इसका फैलाव है। दोस्तों इसी के साथ मेरा आज का ये करंट अफेयर्स विथ एमसीक्यू का ये 10 प्रश्न समाप्त हुआ। आप मेरे इस वीडियो में लगातार बने रहें। मैं इस चैनल पे करंट अफेयर्स के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के प्रतिदिन शाम को एक बार आऊँगा, ठीक है। साथ साथ इस चैनल पे हम विषयवार हर सब्जेक्ट का एमसीक्यू के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन सभी सब्जेक्ट का हम एमसीक्यू भी पढ़ते हैं और कुछ मिसलेनियस टॉपिक भी पढ़ेंगे। तो अभी मेरा जो सीरीज चल रहा है वो प्राचीन भारत के इतिहास का चल रहा है। अभी मेरा सीरीज रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, इसके बाद एसएससी भी चलेगा, बीएसएससी भी चलेगा, उसके बाद यूपीपीसीएस, आरओ का भी चलेगा। तो आप मेरी वीडियो पे लगातार बने रहें। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और करंट अफेयर्स में आपको मास्टरी हासिल हो जाएगी और उसके बाद आप अपनी सफलता के काफ़ी करीब हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।